बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैकल सुलेमानी, मुसन्निफ मजहर कलीम MA, इमरान सीरीज। ये लोग कहाँ जा सकते हैं? कर्नल फ्रैंक ने दांत पीसते हुए कहा। जा कहाँ सकते हैं? वहीं सहरा में छुपे हुए होंगे और इस इंतजार में होंगे कि हम वापस जाएं तो वो यहाँ आए। कर्नल डेविड ने मुंह बनाते हुए कहा। हैरत है कि हम हेलीकॉप्टर पर मुसलसल चेकिंग करते रहे, लेकिन फिर भी वो गायब हो गए। बहरहाल वो अब कहीं नहीं जा सकते। अब वो चूहेदान में फंस चुके हैं। कर्नल फ्रैंक ने एक हाथ की मुट्ठी दूसरे हाथ पर मारते हुए कहा। वो इस वक्त अल हराब में कंपनी के मेन ऑफिस में बैठे हुए थे। कर्नल फ्रैंक ने ट्रांसमीटर पर सोफिया में फैले हुए रेड आर्मी और GP5 की तमाम नफरी को दरमियानी सहरा में तलब कर लिया था। इसीलिए मैं दरवाज़ा खुला और एक नौजवान तेजी से अंदर दाखिल हुआ। जनाब, सहरा में इन लोगों की भरपूर अंदाज में तलाश शुरू हो चुकी है। तकरीबन 200 आदमी सहरा में फैला चुके हैं। आने वाले नौजवान ने बाकायदा फौजी अंदाज में सल्यूट करते हुए कहा। ठीक है जेरी, जैसे ही इनके मुतालिक कोई इत्तला मिले हमें फ़ौरन बताओ। और सुनो, तुम हेलीकॉप्टर लेकर जाओ और फ़ज़ा से भी निगरानी कराओ। तुम हमसे ट्रांसमीटर पर राब्ता कायम रख सकते हो। कर्नल फ्रैंक ने कहा, और नौजवान जेरी, जो कर्नल फ्रैंक का नंबर 2 था, सल्यूट मारकर तेजी से वापस मुड़ा और कमरे से बाहर निकल गया। अभी जेरी को वापस गए आधा घंटा ही गुजरा होगा कि अचानक एक जोरदार धमाके से दरवाजा खुला और एक सिपाही बौखलाए हुए अंदाज में अंदर दाखिल हुआ। जनाब, हेलीकॉप्टर हिट हो गए हैं। दोनों हेलीकॉप्टर जनाब, सिपाही ने बौखलाए हुए अंदाज में कहा। क्या कह रहे हो? कर्नल फ्रैंक और कर्नल डेविड दोनों बेख्तियार उछल कर खड़े हो गए। जनाब, वो नीची परवाज करके मुजरिमों को तलाश कर रहे थे कि अचानक एक टीले के पीछे से इन पर मशीन गनों का फायर खोल दिया गया। यके बाद दीगरे दोनों हेलीकॉप्टर हिट हो गए और दोनों आग लगने से तबाह हो गए हैं। इर्द गिर्द फैले हुए सिपाही दौड़कर इस टीले को घेरा, लेकिन वहां कोई आदमी मौजूद ना था। सिपाही ने पूरी तफसील से बताते हुए कहा। ओह ओह, जेरी ने हिमाकत की कि नीची परवास करने लगा। ओह वेरी सैड, कर्नल फ्रैंक ने दांत पीसते हुए कहा, और फिर वो तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ा। कर्नल डेविड भी इसके पीछे था और चंद लम्हों बाद वो दोनों एक जीप में बैठकर इस सहरा की तरफ बढ़ने लगे जिधर हेलीकॉप्टर हिट हुए थे। जब इनकी जीप वहां जाकर रुकी तो उन्होंने हर तरफ हेलीकॉप्टरों के पुर्जे बिखरे हुए देखे। 4 जली हुई लाशें भी रेत पर पड़ी हुई थी। ढूंढो, इन्हें ढूंढो, यू डैम फूल। 200 आदमी यहाँ मौजूद हैं और तुम्हारी आंखों के सामने हेलीकॉप्टरों पर फायरिंग होती ही रही और तुम उन्हें तलाश नहीं कर सके। जाओ ढूंढो उन्हें, वरना मैं सबको गोलियों से भून डालूंगा। कर्नल डेविड ने बुरी तरह चीखते हुए कहा। कर्नल डेविड, मेरा ख्याल है कि हमें चक्कर दिया जा रहा है। वो लोग भी फौजी वर्दियों में मलबूस हैं। मेरा ख्याल है कि वो भी हमारे साथियों से मिलकर अपने आप को तलाश करने का ढोंग रचा रहे होंगे। कर्नल फ्रैंक ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद कहा। ओह हाँ, हाँ ऐसा हो सकता है। यकीनन ऐसा ही होगा, इसलिए वो नहीं मिल रहे। वो शैतान की औलाद वाकई ऐसा कर सक रहे होंगे। कर्नल डेविड ने बुरी तरह उछलते हुए कहा और कर्नल फ्रैंक ने सर हिलाते हुए जेब से ट्रांसमीटर निकाला और इसका बटन ऑन कर दिया। हेलो हेलो, कर्नल फ्रैंक कॉलिंग। सहरा में फैले हुए तमाम अफराद इस जगह इकट्ठे हो जाएं जहां हेलीकॉप्टर हिट हुए हैं। जिनके पास ट्रांसमीटर है और जो मेरी कॉल सुन रहे हैं वो दूसरों को भी बता दें। जल्दी पहुंच जाओ, फौरन जी पे हमरा लेकर आए। कोई पीछे ना रह जाए। जल्दी, ओवर एंड ऑल। कर्नल फ्रैंक ने चीख चीख कर कहा और फिर ट्रांसमीटर ऑफ करके दोबारा जीप में डाल दिया। थोड़ी देर बाद वहां जीपें और इर्द गिर्द बिखरे हुए अफराद पहुंचना शुरू हो गए। कर्नल फ्रैंक और कर्नल डेविड ने उन्हें कतार में खड़े होने के लिए कहा, इस तरह जिस तरह फौजी परेड करते वक्त कतार बना लेते हैं। अभी फौजी सिपाहियों और जीपों की आमद जारी थी। कर्नल डेविड, आप अपने आदमियों को चेक करें। अच्छी तरह मैं रेड आर्मी को चेक करता हूँ और सेकंड कमांडर आकर अपने फौजियों को चेक करेगा। कर्नल फ्रैंक ने कहा और इसके बाद परेड का मुआयना शुरू हो गया। वो एक एक आदमी को इस तरह गौर से देख रहे थे जैसे कसाई बकरों को नजरों ही नजरों में तोलता है। फितरी तौर पर उन्हें अपने आदमियों पर भी पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का गुमान हो रहा था। अभी परेड का मुआयना जारी था कि अचानक नखलिस्तान की तरफ से बेतहाशा फायरिंग और बमों के धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी और वो सब बुरी तरह उछल पड़े और धमाके लम्हा ब लम्हा तेज होते जा रहे थे। ओह, वो नखलिस्तान में पहुंच गए हैं। ओह भागो, सब उधर भागो, नखलिस्तान को चारों तरफ से घेर लो। कर्नल फ्रैंक ने बुरी तरह चीखते हुए कहा और उसके हुक्म पर तमाम सिपाहियों में अफरा तफरी सी मच गई और चंद लम्हों बाद सिपाहियों से लदी हुई जीपें पूरी रफ्तार से नखलिस्तान की तरफ दौड़ने लगीं। कर्नल डेविड और कर्नल फ्रैंक एक ही जीप में थे और ये जीप सबसे आगे थी। इन लोगों ने हमें घिन चक्कर बना दिया है, कर्नल डेविड ने दांत पीसते हुए कहा। कर्नल फ्रैंक, जिसके हाथों में जीप का स्टीयरिंग था, पागलों के से अंदाज में जीप को उड़ाए हुए चला जा रहा था। इसकी आंखों से वहशत की झलकियां नुमायां थीं। इनके पीछे आने वाली जीपें अब नींद की सूरत में फैली हुई थीं, आगे की तरफ दौड़ रही थीं। नखलिस्तान में अब भी फायरिंग की आवाजें सुनाई दे रही थीं। नखलिस्तान की साइड से होते हुए इमरान और उसके साथी
परली तरफ के सहरा में पहुंच गए, लेकिन वो नखलिस्तान से ज़्यादा दूर ना गए थे। इनके वहां पहुंचने पर ही नखलिस्तान से हेलीकॉप्टर फिजा में बुलंद हुए और दूसरी तरफ के सहरा की तरफ बढ़ गए। इन हेलीकॉप्टरों की बुलंदी ज़्यादा ना थी। तुम लोग यहीं रुको, मैं इन दोनों हेलीकॉप्टरों को तबाह करके अभी आता हूँ। हमारे यहाँ से बच निकलने के लिए इन हेलीकॉप्टरों की तबाही ज़रूरी है, इमरान ने साथ मौजूद जूलिया और सफदर से कहा। और फिर इससे पहले कि वो कोई जवाब देते, इमरान मशीन गन हाथों में लिए इंतहाई तेज रफ्तारी से टीलों की आड़ लेता हुआ दोबारा नखलिस्तान की दूसरी तरफ वाले सहरा की तरफ मुड़ गया। हेलीकॉप्टरों की नीची परवाज ने उसे मौका फराहम कर दिया था कि वो इन हेलीकॉप्टरों को मशीन गन से तबाह कर सकता था, और वो इस मौके को हाथ से ना जाने देना चाहता था। थोड़ी देर बाद इमरान नखलिस्तान को साइड से उबूर करता हुआ सहरा में पहुंच गया। यहाँ बेशुमार अफराद सहरा में इनकी तलाश पर मामूर थे। पैदल अफराद के साथ साथ जीपें भी दौड़ रही थीं। यूं लगता था जैसे इसराइल की पूरी फौज इसी सहरा में इकट्ठी हो गई हो। नखलिस्तान के करीब कम अफराद थे। इमरान ने एक ऐसी जगह ताड़ ली जहाँ से वो हेलीकॉप्टरों को हिट कर सकता था, और फिर तलाश वाले करने वाले अफराद के वहां पहुंचने से पहले ही दौड़कर सहरा के करीब पहुंच गया। इसने एक ऐसी जगह मुंतखब की थी जहाँ से अपने साथियों के पास पहुंचने तक टीलों का एक तवील सिलसिला मौजूद था। इस तरह वो तलाश करने वालों की नजरों में आए बगैर वापस जा सकता था। टीले के पीछे छुपा हुआ वो आसमान पर नजर जमाए हुए था। दोनों हेलीकॉप्टर इस वक्त दूर उड़ रहे थे। इनकी बुलंदी बहुत कम थी। थोड़ी देर बाद वो राउंड लगाते हुए इमरान वापस आए और इमरान के हाथ में थामी हुई मशीन गन और मजबूती से थाम ली। इसकी नज़रें हेलीकॉप्टरों पर जमी हुई थी। वो इन्हें इस टीले से दूर ही तबाह करना चाहता था। चुनाचा वो जहन में इस रेंज का इंतखाब कर रहा था जहां हेलीकॉप्टर जहां मशीन गन से निकलने वाली गोलियां पूरी कुवत से अपना काम कर सकें। दोनों हेलीकॉप्टर इकट्ठे उड़ते हुए आहिस्ता आहिस्ता इधर ही आ रहे थे। चूंकि वो नीचे टीलों को चेक कर रहे थे, इसलिए हेलीकॉप्टरों की रफ्तार तकरीबन ना होने के बराबर थी। दोनों हेलीकॉप्टरों में से एक एक आदमी ने सर बाहर निकाले हुए थे, और ताकतवर दूरबीन आंखों से लगाए वो नीचे देख रहे थे। बाकी तलाश करने वाले अफराद खासी दूर थे, क्योंकि इनका नजरिया ये था कि नखलिस्तान के करीब ये लोग नहीं छुप सकते, और इमरान जिस टीले के पीछे था वो नखलिस्तान से बेहद करीब था। जब इमरान के जहन के मुताबिक दोनों हेलीकॉप्टर इसकी मशीन गन रेंज में आए, तो उसने मशीन गन कांधे से लगाई और दूसरे लम्हे ट्रिगर दबा दिया। रेड टीट की मखसूस आवाज़ फिजा में गूंजी, और दूसरे लम्हे दोनों हेलीकॉप्टरों का रुख एक झटके से मुड़ा और फिर वो तेजी से जमीन की तरफ झुके, और इसके बाद फिजा में ही इन्हें आग लग गई। आग लगते ही एक खौफनाक धमाके हुए, और दोनों हेलीकॉप्टर जमीन से टकराने से पहले ही फिजा में फट गए। इमरान ने जानबूझकर हेलीकॉप्टरों की पेट्रोल टंकियों और इंजन पर फायर किया था, क्योंकि वो दोनों हेलीकॉप्टरों को हर सूरत में फिजा में तबाह करना चाहता था, ताकि इसमें सवार कर्नल डेविड ना बच सके। हेलीकॉप्टर के फटते ही इमरान जंगली खरगोश के से अंदाज में मुड़कर भागा। वो झुके झुके अंदाज में भागता हुआ टीलों की आड़ लेता हुआ नखलिस्तान की तरफ बढ़ता जा रहा था। तलाश करने वाले अफराद में अब शदीद अफरा तफरी फैल चुकी थी, और वो सब बेतहाशा अंदाज में अंधाधुंध अंदाज में फायरिंग करते हुए उसी टीले की तरफ बढ़ रहे थे जहां से इमरान ने फायरिंग की थी। लेकिन इमरान इंतहाई तेज रफ्तारी से दौड़ता हुआ काफी फासले पर पहुंच चुका था, और फिर जब वो नखलिस्तान की साइड से होकर अपने साथियों की तरफ बढ़ रहा था, तो इसने नखलिस्तान की तरफ से एक जीप को इंतहाई तेज रफ्तारी से निकलकर इस तरफ आते देखा जहां हेलीकॉप्टर हिट हुए थे। जीप इसके बिल्कुल करीब से गुजरी थी, इसलिए इमरान दुबक गया। जीप आगे बढ़ गई तो एक बार फिर दौड़ पड़ा। अलबत्ता इसने जीप में बैठे हुए कर्नल डेविड को देख लिया था। ड्राइविंग सीट पर कोई और आदमी भी उसके साथ था। इसका मतलब था कि कर्नल डेविड तबाह होने वाले हेलीकॉप्टरों में मौजूद ना था। चंद लम्हों बाद इमरान वापस अपने साथियों के पास पहुंच गया। इस बार वो दौड़ता हुआ इस टीले के पास पहुंचा जहां आतिफ छुपा हुआ था। आतिफ साहब, कंपनी के हेलीकॉप्टर यहाँ मौजूद होंगे, इमरान ने इसके करीब पहुंचते ही पूछा। वो इनके आर्जी तौर पर बनाए हुए हेलीकॉप्टर पैड पर खड़े रहते हैं। इनके गिर्द इनकी भारी नफरी हर वक्त मौजूद रहती है, आतिफ ने जवाब दिया, और इमरान एक झटके से उठ खड़ा हुआ। नखलिस्तान और इसमें मौजूद मशीनरी और सीक्रेट सर्विस के अफराद दूर से साफ नजर आ रहे थे। इसने हाथ उठाकर सबको अपनी तरफ बुलाया, और इसके साथी टीलों से निकल निकल कर इसके पास पहुंचने लगे। डायरेक्ट एक्शन, हमने फौरी तौर पर हेलीपैड पर खड़े हुए हेलीकॉप्टरों पर कब्जा करके उन्हें उड़ाना है। तेज और डायरेक्ट एक्शन। आतिफ साहब रहनुमाई करेंगे, इमरान ने कहा, और इसके साथ ही वो सब मशीन गनें उठाए नखलिस्तान की तरफ दौड़ने लगे। करीब पहुंचकर सबसे पहले इमरान ने फायर खोला, और उसके बाद तो जैसे नखलिस्तान पर क्यामत टूट पड़ी। बेतहाशा फायरिंग करते हुए और बम फेंकते हुए वो सामने वाली हर चीज़ को तबाह करते हुए थोड़ी ही देर में हेलीपैड पर पहुंच गए, जहां दो बड़े बड़े हेलीकॉप्टर खड़े थे।
इमरान ने घूम घूम कर चारों तरफ फायरिंग शुरू कर दी थी और अपने साथियों को हेलीकॉप्टरों में सवार होने का इशारा किया। चूंकि नखलिस्तान में मौजूद तेल कंपनी के गैर मुल्की अफराद निहत्थे थे, इसलिए इनकी तरफ से कोई जवाब ना आ रहा था। वो अपनी जानें बचाने के लिए इधर उधर दुबक रहे थे। अलबत्ता जो फायरिंग की जद में आ जाता, इसका जिस्म गोलियों से छलनी हो जाता था। चंद लम्हों में ही इमरान के सब साथी हेलीकॉप्टरों में सवार हो गए। एक की पायलट सीट आतिफ ने और दूसरे की सफदर ने संभाल ली, और इमरान भी फायरिंग बंद करके हेलीकॉप्टर में सवार हो गया। और दूसरे लम्हे दोनों हेलीकॉप्टर फ़ज़ा में बुलंद हुए और फिर इंतहाई तेज़ रफ्तारी से उड़ते हुए नखलिस्तान की दूसरी तरफ सहरा में घुसते चले गए। ये सहरा कहाँ जाकर ख़त्म होता है? इमरान ने आतिफ को मुखातिब होकर पूछा। इस सहरा का इख्तिताम शत पर होता है, जो बहुत बड़ा शहर है। यूँ समझिए कि तेल अबीब से दूसरे नंबर पर है। वहाँ पहुँचने के बाद हम महफूज हो जाएंगे। आतिफ ने जवाब दिया। कितना फासला है? इमरान ने पूछा। हवाई रास्ता तकरीबन 20 किलोमीटर होगा, आतिफ ने बताया। काफ़ी तवील रास्ता है। कर्नल डेविड जिंदा है और इसने ट्रांसमीटर पर लाजमन एयरफोर्स की मदद हासिल करनी है, इमरान ने कहा। फिर जनाब क्या किया जाए? आतिफ ने परेशान लहजे में कहा। फिलहाल परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बस जिस कदर तेज़ रफ्तारी से चल सकते हो चले चलो। बाद में जो होगा देखा जाएगा, इमरान ने सर हिलाते हुए जवाब दिया। दोनों हेलीकॉप्टर इंतहाई तेज़ रफ्तारी से उड़ते चले जा रहे थे, और फिर जब उन्होंने तकरीबन 15 किलोमीटर का फासला ही तय किया होगा कि इमरान को दूर उफक पर चंद धब्बे नजर आ रहे दिखाई दिए, और इमरान ने होड़ भेज लिए। वो समझ गया था कि ये धब्बे लड़ाका हवाई जहाज ही हो सकते थे। आतिफ, फौरन हेलीकॉप्टर नीचे उतारो, जल्दी, लड़ाका जहाज आ रहे हैं, इमरान ने तेज लहजे में कहा। और आतिफ ने ना सिर्फ हेलीकॉप्टर को नीचे करना शुरू कर दिया, बल्कि इसने ट्रांसमीटर पर दूसरे हेलीकॉप्टर को भी इत्तला दे दी। और चंद ही लम्हों में दोनों हेलीकॉप्टर रेत पर उतर चुके थे। अब हवाई जहाज साफ नजर आने लग गए थे। हेलीकॉप्टर नीचे उतरते ही वो सब हेलीकॉप्टरों से उतरकर रेत में भागने लगे, लेकिन इसी लम्हे जहाज सर पर पहुंच गए थे, और फिर सहरा के इस हिस्से पर खौफनाक क़यामत टूट पड़ी। तेज रफ्तार लड़ाका और बमबार जहाज़ों ने बगैर किसी तौक़ुफ़ के हेलीकॉप्टरों और इनके इर्द गिर्द के इलाकों पर मिसाइल फायर करना शुरू कर दिए थे। और है बम मिसाइल फटने के खौफनाक धमाकों के साथ ही इंसानी चीखों की आवाज़ें भी शामिल हो गई थीं, और हेलीकॉप्टरों के पुर्जों के साथ साथ इंसानी आज़ा भी फिजा में उड़ते नजर आने लगे। यस, कम इन। खेमे के अंदर से भारी आवाज सुनाई दी, और खेमे के बाहर खड़ा ठोस जिस्म का मालिक शख्स पर्दा हटाकर तेजी से अंदर दाखिल हो गया। इसके हाथ में सुर्ख रंग की एक फाइल थी। इसने फलस्तीनी गोरिल्लों की मखसूस वर्दी पहनी हुई थी, और साइड होल्स्टरों से भी रिवॉल्वर लटक रहे थे। इसने अंदर जाकर फौजी अंदाज में सल्यूट किया। बैठ जाओ। खेमे के अंदर रखी हुई एक छोटी सी मेज के पीछे बैठे हुए फिलिस्तीनी लीडर शाकिर सरात ने संजीदा लहजे में आने वाले से कहा, और वो शख्स बड़े मौदबाना अंदाज में मेज के सामने रखी हुई कुर्सी पर बैठ गया। मेज की एक साइड पर जदीद किस्म की मशीन गन रखी हुई थी, जबकि एक फाइल मेज पर बंद पड़ी हुई थी। सर, रिपोर्ट हाजिर है, आने वाले ने हाथ में पकड़ी हुई सुर्ख रंग की फाइल शाकिर सरात के सामने बड़े मौदबाना अंदाज में रखते हुए कहा, और शाकिर सरात ने सर हिलाते हुए फाइल को खोला और इसके मुताले में मसरूफ हो गए। फाइल में 8 कागज थे, जिन पर टाइपशुदा मुसव्विदा था। शाकिर सरात काफी देर तक इन कागजात को पढ़ते रहे, फिर उन्होंने एक तवील सांस लेते हुए फाइल बंद कर दी। रिपोर्ट तो बेहद उम्मीद अफजा है उस्मान, लेकिन शाकिर सरात ने खला में घूरते हुए कहा। लेकिन क्या सर? आने वाले जिसका नाम उस्मान था, चौंकते हुए पूछा। हालात हमारी तवक्को से कहीं ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। हमारे साइंसदानों की इस नई इजाद का फ़ायदा उठाने के लिए हमारे पास वक्त बेहद कम है, शाकिर सरात ने कहा। जनाब, ये इजाद जिसे FM-1 का नाम दिया गया है, इसराइल के लिए इंतहाई तबाहकुन साबित हो सकती है, उस्मान ने कहा। मैंने रिपोर्ट पढ़ ली है। FM-1 वाकई इंतहाई तबाहकुन और जदीद इजाद है, लेकिन इसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है? इस इजाद से तो ये फ़ायदा ज़रूर होगा कि हम मुस्तकिल तौर पर इसराइल को खौफ में मुब्तला रख सकते हैं, लेकिन इसको इंतहाई हसास जगह पर फिट करना कम अज़ कम हमारे आदमियों के लिए नामुमकिन है। इसका तरीक़ाकार इंतहाई पेचीदा है। अलबत्ता पाक एशिया सीक्रेट सर्विस वाले अगर चाहें तो इसे नस्ब कर सकते हैं, लेकिन इस बार मामलात ख़राब होते जा रहे हैं। मेरे पास जो इत्तलात अब तक पहुँची हैं, इनके मुताबिक पाक एशिया सीक्रेट सर्विस वाले सहराए सीना की तरफ से इसराइल में दाखिल हुए हैं, और इन्हें अल हराब के करीब इसराइली खुफिया तंजीमों ने घेर लिया है, और शायद अब तक वो गिरफ्तार भी हो चुके होंगे। शाकिर सरात ने दिलगीर लहजे में पूछा। अगर ऐसा है तो इन्हें इन तंजीमों से छुड़ाया भी जा सकता है, उस्मान ने जवाब दिया। देखो, कोशिशें तो करेंगे, लेकिन मुझे यकीन है कि वो लोग उन्हें फौरी तौर पर गोली मारकर हलाक कर देना ज़्यादा पसंद करेंगे। बहरहाल, ठीक है, तुम जाओ, अभी इसके इस्तेमाल का वक्त नहीं आया। जब ऐसा मौका आएगा तो फिर मैं तुम्हें कॉल कर लूंगा। शाकिर सरात ने सर हिलाते हुए कहा, और उस्मान उठकर खड़ा हो गया। इसने दोबारा फौजी अंदाज में सल्यूट मारा और मुड़कर तेज तेज कदम उठाता खेमे से बाहर निकल गया। उस्मान के जाने के बाद शाकिर सरात ने मेज के किनारे पर लगा हुआ एक बटन दबाया तो खेमे का पर्दा हटा, और एक और मुसल्लह नौजवान
अंदर दाखिल हुआ। स्पेशल ट्रांसमीटर लाओ, शाकिर सरात ने उसे तहकमाना लहजे में कहा, और नौजवान तेजी से वापस मुड़ गया। चंद लम्हों बाद वो वापस आया तो उसके हाथ में एक बड़ा सा ट्रांसमीटर था। इसने ट्रांसमीटर लाकर शाकिर सरात के सामने मेज पर रख दिया और खुद वापस चला गया। शाकिर सरात ने इस पर फ्रिक्वेंसी सेट की और फिर इसका बटन ऑन कर दिया। हेलो हेलो, चीफ बॉस कॉलिंग, रेड फायर ओवर। शाकिर सरात ने बार बार ये फिक्रा दोहराना शुरू कर दिया। यस, रेड फायर अटेंडिंग ओवर। चंद लम्हों बाद दूसरी तरफ से एक मौदबाना आवाज सुनाई दी। मिशन पी के मुतालिक क्या रिपोर्ट है? ओवर, शाकिर सरात ने तहकमाना लहजे में पूछा। मजीद कोई रिपोर्ट नहीं मिली जनाब। मैंने आतिफ से कांटेक्ट करने की कोशिश की लेकिन कॉल रिसीव नहीं हो रही। ओवर, दूसरी तरफ से जवाब दिया गया। इर्द गिर्द के इलाकों में अपने आदमियों से बात करो, शायद कुछ मालूमात मिल जाए। ओवर, शाकिर सरात ने कहा। मैंने बेहद कोशिश की है जनाब, लेकिन इस सारी कार्रवाई को इंतहाई खुफिया रखा जा रहा है। ओवर, दूसरी तरफ से जवाब दिया गया। पीएम के मुतालिक क्या रिपोर्ट है? ओवर, शाकिर सरात ने पूछा। पीएम बदस्तूर अस्पताल में है। इसकी हालत ठीक होने की बजाय खराब होती जा रही है और कभी कभी तो डॉक्टर मायूस हो जाते हैं। अब ये इत्तला मिली है कि उसे क्रीमिया मुंतकिल करने का प्रोग्राम बनाया जा रहा है। ओवर, रेड फायर ने जवाब दिया। इससे ये फायदा तो होगा कि मेन मिशन मजीद मुलतवी हो जाएगा। ओवर, शाकिर सरात ने कहा। यस सर, हालात तो इसी नहज पर जा रहे हैं जनाब। ओवर, रेड फायर ने जवाब दिया। अच्छा, मिशन पी के मुतालिक आखिरी इत्तला के लिए कोशिश जारी रखो। जैसे ही कोई इत्तला मिले मुझे फौरन बताओ। ये मौजूदा वक्त में बेहद अहम है। ओवर एंड ऑल, शाकिर सरात ने कहा और ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। इसके चेहरे पर उम्मीद वहम की मिले जुले कैफियत के आसार नुमाया थे। मिशन पी से इसका मतलब पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस था और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस को जिस तरह घेरा गया था, इससे इनका बच निकलना बज़ाहिर नामुमकिन नज़र आता था। लेकिन फिर भी इनके दिल के किसी कोने से ये आवाज़ ज़रूर आती थी कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस की इस तरह गिरफ्तारी या हलाकत नामुमकिन है। शायद ये इस सीक्रेट सर्विस के सबका कारनामों का असर था। वो चंद लम्हे गौर करते रहे, फिर वो कुर्सी से उठ खड़े हुए और दरवाजे की तरफ बढ़ गए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया।